हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग राज्यसभा के बारे में समझ चुके हैं। ये विधायिका का जो चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले विधायिका क्या होती है, इसके कौन कौन से अंग हैं, कैसे काम करती है, ये किसके नियंत्रण में रहती है या इसके नियंत्रण में क्या रहता है। तो हमने देखा था कि कार्यपालिका को ये नियंत्रित करती है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि राज्यसभा के बारे में कि किस तरीके से राज्यसभा का चुनाव होता है, कैसे वहाँ की प्रोसेस होती है। देन अब यहाँ पे बात करेंगे लोकसभा के बारे में, लेकिन पहले थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा था राज्यसभा के बारे में कि सबसे पहले तो ये एक एक स्थायी सदन होता है। ठीक है, कभी भंग नहीं होता है। और इनके जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल मैंने आपको बताया था कि 6 वर्ष का होता है। ठीक है, आई होप कि आप ये सारी बातें नोट किए होंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था कि हर एक मेंबर का यानी कि प्रत्येक मेंबर का 2 वर्ष बाद प्रत्येक क्या 1/3 मेंबर का। ठीक है, तो 1/3 ये याद रखना है कि 2 वर्ष बाद, हर 2 वर्ष बाद उनका क्या हो जाता है, वो अपने कार्य से या तो उनका कार्यपद पूर्ण हो जाता है या इस्तीफा दे देते हैं। तो हर 2 साल बाद, ऐसे नहीं होता लोकसभा जैसे कि हर 5 साल में वो पूरे के तरीके से भंग हो जाएगी, वो चीज़ें होती यहाँ पे। और उसके बाद इसके जो मेंबर होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, उसको हमने देखा था कि उनका कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे चुने जाते हैं। तो उनका जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट रूप से नहीं होता, जो हम लोग विधायक वगैरह हमारे द्वारा चुने जाते हैं, फिर उन्हीं लोग क्या करते हैं कि वहाँ के मेंबर को चुनते हैं। और हर एक राज्य के लिए जो सीटों का आवंटन है वो अलग अलग होता है। और ये भी हमने देखा था कि सीटों का बंटवारा कौन करता है, किस आधार पे करता है। तो परिसीमन आयोग के बारे में हमने पढ़ा कि वो किस तरीके से सीटों का बंटवारा हर एक राज्य के लिए करती है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों को हमने देखा था कि जहाँ पे भी आरक्षित क्षेत्र रखने हैं निर्वाचन आयोग ही करती है, परिसीमन आयोग ही करती है। जबकि यहाँ पे निर्वाचन आयोग चुनाव वगैरह सब कुछ कराती है, लेकिन ये जो सीटों का बंटवारा है वो आपकी परिसीमन आयोग ही करती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे लोकसभा के बारे में कि लोकसभा में क्या कैसे है। यहाँ पे कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए जनता सदस्यों को सीधे चुनती है। तो जो लोकसभा है आपकी और राज्यों की हमारी विधानसभा। ठीक है, जैसे आपकी राज्यसभा थी और राज्यों में विधान परिषद थी। और विधान परिषद के बारे में भी हमने देखा था कि 7 स्टेट में था, लेकिन अभी 6 स्टेटों में है। तो वहाँ से जो विधान परिषद है आपकी, तो विधान परिषद और राज्यसभा का एक ही जो हमारे सेंटर पे यहाँ पे राज्यसभा का काम है, वही आपके स्टेट में विधान परिषद है। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि हर एक स्टेट पे विधान परिषद हो, लेकिन हर एक स्टेट पे विधानसभा जरूर होगी और जो आपकी लोकसभा है वो भी जरूर होगी यहाँ पे कहाँ सेंटर पे। तो इसमें से अब देखते हैं कि जो विधानसभा है और विधानसभा और लोकसभा है, ये दोनों का क्या होता है, जहाँ चुनाव होता है इनके प्रतिनिधियों का, वो जनता डायरेक्ट इन्हें चुनती है। और लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनावों के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। और क्या होता है यहाँ पे कि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को डिवाइड कर दिया जाता है। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। और यहाँ पे यदि हम देखें कि चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। और इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 से चली आ रही है। ठीक है, तो ये जो संख्या है अभी आपको यदि याद हो तो इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। 543 मेंबर किस तरीके से हैं, क्योंकि 2 मेंबर जो हैं आपके नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और वो मैंने आपको बताया था कि एंग्लो इंडियन होते हैं। जैसे राज्यसभा में उसके कुछ क्राइटेरिया तय किया गया है कि हमें विज्ञान से ही लेना, कला से लेना है, साहित्य से लेना है। तो उस तरीके से यहाँ पे नहीं है कि इतने फील्ड से आपको लेना है, सिर्फ एंग्लो इंडियन ही इसमें चुने जाएंगे, वो भी 2 सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 545 आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 2
यहाँ पे 543 प्लस 2 ऐड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 545 ही होगा। तो इसलिए ये निर्वाचन क्षेत्र है आपके 543 ही। ठीक है, अब यहाँ पे आता है और ये जो संख्या है वो 1971 से ही अभी तक चली आ रही है और लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसमें से आप मेन पॉइंट ऐड कर लीजिए अपनी नोट्स में। यहाँ पे क्या होता है, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हें 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार ना बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा को क्या होता है कि 5 वर्ष से पहले भी भंग कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गठबंधन की सपोज मान लीजिए सरकार बनी, कोई बहुमत दल का लीडर आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो रहेगा ही। लेकिन यदि नहीं आता है तो उसमें से क्या होगा, हमने राष्ट्रपति में पढ़ा है अभी कि राष्ट्रपति के पास जो पावर होती है उसमें देखा था कि कैसे वो जो लोकसभा में भंग कर सकता है या उसकी अध्यक्षता कर सकता है, क्या किस तरीके से कर सकता है। तो आप लोग यदि रेगुलर क्लास ले रहे होंगे तो आपको वो सारी चीज़ें लिंक कर पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बातें कही गई कि यदि वो मान लीजिए कि गठबंधन की सरकार है और वो बहुमत नहीं साबित करवा रहे हैं फिर भी, और यदि प्रधान राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि बहुमत साबित भी कर पा रहे हैं और ऐसा लगता है प्रधानमंत्री महोदय को कि हमें ये वाली लोकसभा भंग कर देनी चाहिए, दूसरी फिर से हमें यहाँ पे लोकसभा का चुनाव कराना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति को इसके लिए सलाह दे सकते हैं। और राष्ट्रपति क्या करेंगे, यदि वो उसकी सलाह को एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे 5 साल से पहले भी वो भंग हो जाएगी और चुनाव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल वो लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है कि 5 साल तक ही रहना है। यदि बीच में भी भंग हो जानी है तो बीच में भी चुनाव वगैरह कराए जाएंगे। क्यों कराए जाएंगे यहाँ पे या क्यों ये भंग हो सकती है, क्योंकि आपको पता है एक तो ये अस्थायी सदन है, स्थायी सदन नहीं है। ठीक है, जो लोकसभा आपकी है और राष्ट्रपति महोदय यदि प्रधानमंत्री ने सलाह दे दिया तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास पावर कितनी है। राष्ट्रपति में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने क्या है, कि यदि उन्होंने कह दिया ये है तो फिर है। एक बार वो कह सकते हैं कि भैया ऐसा नहीं ऐसा करो, दोबारा तो वो कुछ भी नहीं कह सकते, उन्हें हाँ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे देश में कुछ ऐसी व्यवस्था है तो इसलिए दोबारा भी बीच में भी हो सकता है। तो ये एक मिनिमम टाइम रखा गया है कि हाँ 5 साल तक यदि सही तरीके से चलती है तो आप 5 साल तक बिल्कुल आसानी से चला सकते हैं। अब यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि संसद क्या करती है। ठीक है, जो हमारी संसद है वो क्या करती है, लोकसभा समझा हमने, राज्यसभा समझा, अब संसद के बारे में बात करते हैं। हालांकि संसद में आपको पता है कि कितने संसद के पार्ट होते हैं। ठीक है, खैर अभी हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताते हैं। होता क्या है कि विधायिकाओं के क्या कार्य है, जो आपकी विधायिकाएं होती हैं, क्या संसद के दोनों सदनों में कार्य समान है, क्या दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि संसद के दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा आपका और राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों सदनों का बताया गया कि क्या इनके काम एक जैसे हैं, क्योंकि हमने देखा कि इनमें काफ़ी ज़्यादा अनसिमिलरिटी है, यानी कि समानता नहीं दिखाई दे रही हमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे उनका कार्यकाल की बात करें, जहाँ ये एक अस्थायी सदन है, वहीं लोक राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और यहाँ पे वो डायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं लोकसभा में, तो राज्यसभा में इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर क्या काम एक जैसे हो सकते हैं। तो या तो बात करें कि दोनों सदनों में जो शक्तियाँ हैं उनमें कोई फ़र्क होता है या एक जैसी मिली हुई हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अन्य अनेक कार्य हैं और इन कार्यों पर चलिए देखते हैं कि क्या क्या होता है। यहाँ पे बताया गया है कि विधायी कामकाज, ठीक है, संसद के कानून बनाने के अलावा भी और सारे काम हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो विधायी कामकाज होता है, संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। संसद, ये जो आपके संसद है, आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। आप क्वेश्चन उठा के देखिए, बहुत फेवरेट रहे हैं हर एक जो भी आपके, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे अदर एग्जाम हो। तो
अब कार्यपालिका में आपको पता सब कुछ सिमट आ रहा है, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, तो अब मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं कि इनके बारे में भी पूछा जाएगा। तो कार्यपालिका मैंने कह दिया, तो आप समझ जाइए कि इन सब के बारे में ही पूछा जाएगा जितना उसके अंदर है, ठीक है। और विधायिका विधायिका के बारे में भी अब जो भी आएगा वो सारी चीजें पूछी ही जानी है, तो इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे तो बेटर रहेगा। तो इसमें से क्या होता है, इनके काम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि पहला विधायी कामकाज, यानी कि संसद क्या करती है, पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है, पूरे देश के लिए या देश के किसी भाग के लिए, ये बात ध्यान रखिए कि एक एक बार, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कभी आपका पूरे देश आता है तो आपको कि सेंटर पे काम करती है, सेंटर का तो पूरे देश पे पावर होता है तो वो पूरे देश के लिए, जी नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा, किसी भाग के लिए भी, ठीक है, कि कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि हमें किसी एक भाग के लिए बनाना पड़े तो वो कानून बनाएगी। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद वो क्या करती है, संसद प्रायः कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। तो संसद क्या करती है, कानून बनाने के बाद उसे केवल स्वीकृति देने का, यानी कि अपनी अनुमति देने का मात्र काम करती है। विधायकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री, यानी कि जो विधेयक होते हैं, सॉरी यहाँ पे विधेयक है आपके, तो जो विधेयक होते हैं, तो विधेयकों को तैयार करने का जो वास्तविक काम होता है तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है, ठीक है। तो ये बातें मैं आपको पहले ही बता चुकी थी जब हम स्थायी कार्यपालिका की बात कर रहे थे। आपको यदि याद आ रहा हो, स्थायी कार्यपालिका में हमने नौकरशाह के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो वो जो नौकरशाह होते हैं, जैसे आप लोग अभी एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी लोग, यदि आप जो भी यहाँ पे ऐड होंगे तो ये है कि आप सिविल सर्विस के लिए यहाँ पे जुड़े होंगे, ठीक है। तो इसमें आप तैयारी कर रहे हैं यदि, तो आप एक नौकरशाह बनने की तैयारी कर रहे हैं। फिर वो नौकरशाह पुलिस डिपार्टमेंट से आ रहा हो या आप डीएम हो, फिर वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसमें से क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो भी विधेयक बनते हैं उनको तैयार करने का जो वास्तविक काम होता है, अब यहाँ से आप थोड़ा समझिएगा इसे, ताकि अब आप कभी बेवकूफ़ी वाली बात ना करें कि कोई भी बिल आ रहा, कोई भी एक्ट आ रहा है, कोई भी अधिनियम पारित किया जा रहा है तो आप डायरेक्टली कह दें कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। इसके पीछे हाथ किसका होता है, हमें वो जानना है, ठीक है। तो इसमें क्या काम किया कि वास्तविक काम जो मंत्री मिनिस्टर नहीं करते हैं, हमारी सलाह होती है। हम जो इतना पढ़े लिखे होते हैं, हम यहाँ से सब कुछ इतना, मतलब हमें हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ रही है, पॉलिटी भी पढ़नी पड़ रही है, जियोग्राफी भी, आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी पढ़ना पड़ रहा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ रहा है, आपका सोशल इशू भी पढ़ने पड़ रहे हैं, आपका इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना पड़ रहा है। तो क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे वो सिलेबस में मेंशन क्यों किया गया है, क्योंकि हमें आगे चल के वो सारे काम करने हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। हमें सिर्फ इतिहास पढ़ के नहीं चले जाना है, या सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं बन जाना है हमें, ना तो हमें एक पॉलिटिशियन बन जाना है कि सिर्फ पॉलिटी बस पढ़ के चले जाएं। इसीलिए हमारे सिलेबस में सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है, कि यहाँ पे काम हमें क्या करना पड़ता है कि आप एक नौकरशाह जो होते हैं वही इन सारे विधेयक वगैरह को तैयार करते हैं, और विधेयक का जो उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। तैयार हम करते हैं, और उनको जो प्रस्तुत करने का समय है, क्या कैसे है, वो कौन तय करेगा, फिर मंत्रिमंडल तय करेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता है, और संसद के अन्य किसी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है, ठीक है। तो जब ये लोग क्या करते हैं, बना के सब कुछ वेल मेंटेन करके दे देते हैं, वहाँ पे मंत्रियों का समर्थन होता है तो वो संसद में पेश करते हैं। अब जरूरी नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति ही करे, कोई भी वहाँ पे मंत्री कर सकता है, संसद में ले जाके पेश कर सकता है। और यदि हाँ सबकी बहुमत हुई, विधेयक तभी पारित हो पाएगा, अदरवाइज विधेयक पास होने की कोई संभावना बनती नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब क्या आता है यहाँ पे, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। तो अब दूसरा इसका क्या आता है काम कि कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व जो होता है सुनिश्चित करना, यानी कि संसद का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है, कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता जिसे क्या हुआ कि जिसने उसे चुना है के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। और इस अध्याय में आगे इसका विस्तार से भी हम लोग वर्णन देखेंगे। देन उसके बाद क्या होता है, बस इतनी बात तो आप याद रखिएगा कि जो कार्य
कार्यपालिका है उसका जो कंट्रोल रिमोट है वो किसके हाथ पे है, वो है आपकी विधायिका के हाथ पे, संसद के हाथ पे है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि वित्तीय कार्य जो है, सरकार को क्या होता है कि बहुत से काम करने पड़ते हैं और इन कामों पर धन भी लगता होगा। ऑब्वियस है कि धन लगता है, धन खर्च होता है। यह धन कहाँ से आता है, ये जो धन खर्च होता है क्या गवर्नमेंट अपनी जेब से दे रही है, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे यदि हम देखें कि प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है, यानी कि ये जो सरकार हम पे खर्चा कर रही है और खर्चा कर भी रही है तो किस तरीके से कर रही, कैसे कर रही है, ले पैसा आता कहाँ से है, गवर्नमेंट के पास, तो हमारा ही पैसा जाता है और हम ही पे खर्च किया जाता है फिर। ठीक है, और फिर हम पे खर्च करने के लिए हम कहते हैं वाह हमारी गवर्नमेंट ने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, इतना पैसा हमें दे दिया, 500 रुपये हमें लॉलीपॉप खिला दिया और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये किया है। ठीक है, तो इसमें से जो गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, हम लोगों के द्वारा ही वो उसमें पैसा जाता है। और जो प्रत्येक जाता कैसे है, हम देने तो नहीं जाते गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे टैक्स होता है। ठीक है, तो पहले कई तरीके के टैक्स चलते थे, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पे पता होगा कि वैट चलता था और भी बहुत सारे टैक्स चलते थे। लेकिन अब क्या हुआ, सारे टैक्सों को ख़त्म करके आपका एक जीएसटी ला दिया गया है कि एक देश एक टैक्स। ठीक है, हर जगह पे एक ही टैक्स लगेगा, चाहे फिर वो आपका यूपी हो, एमपी हो, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं आपके, तो कहीं पे भी अलग अलग नहीं होगा। पहले क्या था ना कि बहुत ज़्यादा कालाबाजारी हो जाती थी, लोग अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाने लगते थे, तो इसलिए जीएसटी लाया गया था। और टैक्स भी हम 2 टाइप्स के यहाँ पे करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट रूप से करते हैं, कुछ डायरेक्ट रूप से करते हैं। आपको पता भी होगा कि हमारे टैक्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है, जैसे आपने इनकम टैक्स दिया, तो जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो डायरेक्ट रूप से दे रहे हैं कि आपने अपने ही सैलरी से उन्हें पैसा इतना दिया। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हम सभी टैक्स पे कर रहे हैं। यदि आप कहो कि हम टैक्स फ्री हैं, तो जी नहीं, हम सभी लोग टैक्स पे कर रहे हैं। क्योंकि यदि हमने एक बिस्किट का 5 रुपए का पैकेट खरीदा तो उसमें उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग एमआरपी है वो तो लगेगी, लेकिन जो गवर्नमेंट का टैक्स है उसमें वो भी ऐड रहता है। ठीक है, तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमने 5 रुपए की बिस्किट खरीदा, उसमें तो ना टैक्स लगा ना कुछ देना पड़ा हमें, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने उसमें टैक्स पे किया है। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट रूप से टैक्स, कि जितनी भी चीज़ें हम ले रहे हैं वो टैक्स हम उसमें बराबर पे कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ये दोनों टैक्स आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो बस इतना समझिए कि गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है हम लोगों के टैक्स से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लेकिन लोकतंत्र में जो संसद है, संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। तो जो संसद है वो कराधान की कर ज़्यादा ना बढ़ाया जाए और जो भी हमारे सरकार द्वारा धन का प्रयोग किया जाता है उस पर वो कंट्रोल रखती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। यानी भारत सरकार के द्वारा यदि कोई नया कर लाया जाता है, ठीक है, जैसे जीएसटी ही लाया गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वो अपने से ऐसे नहीं कर सकते, संसद की उसे स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अब संसद में बार बार बोल रही हूँ कि संसद की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, कि मतलब क्या, संसद कौन है, तो राज्यसभा और लोकसभा, जब दोनों से ही उसे अनुमति मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक सदन अनुमति दे दे तो काम नहीं बनने वाला, दोनों सदनों से अनुमति मिले तभी कुछ हो सकता है। और उसके बाद क्या होगा कि संसद की जो वित्तीय शक्तियाँ उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार भी देती हैं। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण जो होता है संसद को देना पड़ता है। संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार ना तो गलत खर्च करे और ना ही ज़्यादा खर्च करे। यानी कि संसद क्या सुनिश्चित करती है कि ना तो गवर्नमेंट गलत खर्च करे और ना ही ज़्यादा खर्च करे। और उसके बाद संसद यह सब बजट और वार्षिक वित्तीय जो वक्तव्य के माध्यम से करती है। यानी जो बजट पेश किया जाता है, इसलिए उसमें पूरा ना खाका तैयार कर दिया जाता है कि हमने पिछले वर्ष क्या किया, इस वर्ष क्या करने वाले हैं, आगे वाले वर्ष में हमें क्या क्या करना है, कितना टारगेट हमें सेट करके चलना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे जब आता है तो उसमें सारी चीज़ें यही रहती है कि हमने पिछले वर्ष क्या क्या उपलब्धियां की, क्या क्या कर लिए हैं और उसके बाद हमें आगे क्या क्या करना है। यानी कि एक जो बीता हुआ वर्ष है, जो वर्तमान का चल रहा है, जो आने वाला है,
वो तीनों चीज़ों का वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है कि किस तरीके से हमने किया है, आगे हमें कैसे करना है। बजट पेश किया जाता है कि अब हमें आगे चल के इतनी चीज़ों पर यहाँ इतना पैसा खर्च करना है और इतना नहीं करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने घर का बजट बनाते हैं कि इस महीने की पेमेंट हमारी 10,000 है मान लीजिए। तो मान लीजिए कि पहले 18,000 मिलती थी, अब 10,000 आ गई इस बार। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ऐसा बजट बनाएंगे अपना कि 10,000 में ही महीने का खर्चा हमारा निकल जाए। ठीक है, तो क्यों निकल जाए, क्योंकि हमारे पास पहले 18,000 महीने का लगता था, लेकिन अब हमारे पास तो 10,000 है। अब जब 10,000 है, हमारी इनकम कमी, तो उस हिसाब से हमें अपना खर्चा थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा। जहाँ हम 2 किलो शक्कर यूज करते थे, वहाँ हम 1 ही किलो पे काम चलाएंगे। जहाँ हम 4 कप चाय पीते थे, वहाँ हम 2 ही कप पे काम चलाएंगे। क्योंकि क्या हुआ, हमारी थोड़ी इकोनॉमिकली जो कंडीशन थी वो गड़बड़ा गई कहीं न कहीं। और यदि बढ़ गई तो ठीक है कि आप 4 कप का 8 कप करिए और 2 किलो शक्कर का 10 किलो शक्कर खरीद के खाइए। तो बढ़ गई तो अच्छी बात है, और नहीं बढ़ी तो भी यहाँ पे हमें मैनेज तो किसी तरीके से करना होता है। इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट भी करती है, क्योंकि क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है। ठीक है, तो हालाँकि ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। पैसा बहुत है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि बराबर टैक्स वगैरह पे होता रहता है। तो पैसा तो बहुत है, लेकिन फिर भी अभी जो महामारी आई, और इसमें से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तंगी आई है इसमें। और देखिए आगे अभी क्या होता है। हालांकि जो भी सेक्टर हैं बंद नहीं हुए हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा यहाँ पे परेशानी है, तो खैर अपने देश में ही क्या बात करें, पूरे ये तो वर्ल्ड की बात है और वर्ल्ड की समस्या है। तो यहाँ पे हर जगह वही सिचुएशन बनी हुई है। तो लेकिन इसमें क्या है कि ये जो रखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इन्हीं दिनों के लिए रखा जाता है कि आपकी जब कभी मुसीबत आए, आपदा आए, तो हमें भूखा ना मरना पड़े। गवर्नमेंट वो सारी चीज़ों की व्यवस्था करे। ठीक है, और हमारी भारत सरकार ने ऐसा किया भी कि पिछले वर्ष आपने देखा कि पूरा आपका गैस सिलेंडर फ्री में दे रही थी। आपका जो भी राशन पानी था वो भी आपको फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा था। उसके बाद आपके अकाउंट में 2,000 रुपये, 500 रुपये जो भी डाले जा रहे थे वो आ रहे थे। ठीक है, हालांकि उसमें से कुछ होता नहीं, उतने में से 500 रुपये में तो 2-4 दिन का खर्च भी ना निकल पाए, सब्जी भी ना आ पाए, लेकिन ठीक है वो दे रही है। तो उस हिसाब से वो सारा बजट वगैरह अपना बनाते हैं कि किस तरीके से देना चाहिए, क्या करना चाहिए, और फिर यहाँ पे किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे घर में इनकम बढ़ गई हमारी, कि 10,000 से डायरेक्टली हमें 40,000 मिलने लगा, तो हम 1 किलो शक्कर से 10 किलो शक्कर में आ जाए, तो संसद इसमें क्या करती, नियंत्रित करती है इसे कि भैया आपके पास पैसा इतना आ गया है, लेकिन खर्चा लिमिट तक ही करना है। क्योंकि कभी ऐसा टाइम भी आ सकता है कि जब हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं होगा और खर्चा हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा। उस टाइम पे आपकी ये मनी काम आएगी। ठीक है, तो घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि पैसा आ गया, लेकिन हिसाब से ही खर्च करो बेटा, बाकी आगे चल के नहीं तो बर्बादी होना है। कि यदि हमारे पास हमने देखा कि 40,000 तनख्वाह पाने लगे, तो हम लग गए उड़ाने की, बस ठीक है ना, आ गया 40,000 तो 40,000 के महीने का खर्चा बना लिए कि परफ्यूम हम अच्छा वाला चाहिए, मतलब वो छोटा सा भी मिले, लेकिन हमें 5,000 या 10,000 वाला ही चाहिए, जबकि हमारा 2,000 वाले परफ्यूम में भी काम हो जा रहा था। लेकिन अब पैसे की इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई, तो उस तरीके से पैसे हमें उड़ाना नहीं है। संसद इस पे नियंत्रित करती है कि भैया गवर्नमेंट को कि आप काम करो, अच्छी बात है, लेकिन यदि इनकम बढ़ रही है तो भी लिमिट में रहना है, और घट रही है तो हम लिमिट में ऑलरेडी हैं। अब उसके बाद आता है प्रतिनिधित्व, और इसमें क्या होता है कि संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। तो क्या करती है ये, हर एक सेक्टर पे, यानी कि चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, इन समूहों को क्या करती है, अलग अलग विचारों का इनका प्रतिनिधित्व भी करती है। बहस का मंच, संसद क्या है, एक बहस का मंच है। यहाँ पे क्या होता है, संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। इससे क्या होता है कि संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। अब यहाँ पे लोकसभा जो टीवी है या राज्यसभा टीवी है, ठीक है,
दोनों, हालांकि एक टीवी मतलब इनको दोनों को मर्ज करके संसद टीवी इनका नाम दिया गया है। तो इनमें से आप देखिएगा कि जो है यहाँ पे जब बहस होती है संसद की, डायरेक्टली दिखाया जाता है, सीधा प्रसारण होता है, वहाँ पे हम देखेंगे कि मतलब ऐसा लगता है ना कि मारपीट हो जाएगी, हो भी जाती है, उनको कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि उनको खुली छूट है। हमारे संविधान में कहा गया है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, बिंदास बोले, जो भी उन्हें पूछना हो वो पूछे, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। और आपको पता है कि संसद में कौन होता है? जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, संसद में वही होते हैं। तो एक कुछ विपक्ष के नेता होते हैं, कुछ जो भी सरकार जिनकी चल रही है उनके पक्ष के लीडर होते हैं। तो अब जैसे कि जो विपक्ष वाले हैं, पक्ष वालों पर तो अच्छा खासा प्रहार करेंगे कि यहाँ पे काम ऐसा होना था, अभी तक नहीं हुआ, कहाँ गया, हमारा हिसाब चाहिए, हमें जानने का अधिकार है ये कि क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। बजट में इतना सारा इसमें पेश किया गया था कि हर जगह पे नल की व्यवस्था कराई जाएगी गांव-गांव, लेकिन सर्वे में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो पैसा कहाँ गया, या क्या काम चल रहा है, कितना काम चल रहा है, वो सारी चीज़ें। और आपस में उनकी अच्छी खासी तगड़ी बहस भी हो जाती है। जो भी हमारे विधायक सांसद होते हैं उनकी बहुत अच्छी खासी मतलब मुक्केबाजी तक आ जाती है बात, लेकिन उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। वो अपने जो भी, क्योंकि उन्हें बोलने का हक है पूरा पूरा, ठीक है। हालांकि ये है कि वहाँ पे आप अपशब्द यूज मत करो, उसके लिए भी प्रावधान बनाए गए हैं। तो वो भी आगे देखेंगे हम कि ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई है कि फिर हम वहाँ पे गाली गलौज शुरू कर दें। तो ऐसा भी नहीं है कि हम अपशब्द बोलें या मारपीट करना शुरू कर दें। हालांकि स्थितियाँ बन जाती हैं, लेकिन फिर भी यदि आप ऐसा करते हो तो वहाँ से आपको निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे आता है संवैधानिक कार्य। संवैधानिक कार्य में क्या होता है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति होती है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियाँ एक समान है। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों में, मतलब सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जो संविधान में संशोधन करने की जो पावर है वो संसद के पास है, ठीक है। तो इसमें वो किसी भी आर्टिकल में संशोधित कर सकती है, और ये पावर आपकी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के लिए है। निर्वाचन संबंधी कार्य, तो यहाँ पे क्या होता है, संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो ये क्या करती है संसद, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव ये करती है, बाकी सब निर्वाचन आयोग के द्वारा ही तय किया जाता है। और न्यायिक कार्य, यहाँ पे क्या होता है कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्यों के अंतर्गत होते हैं। दिन अब क्या आता है हमारा कि राज्यसभा की शक्तियाँ, ठीक है। तो आप संसद के बारे में समझ चुके हैं कि संसद के पास कितनी पावर होती है और संसद क्या क्या कर सकती है, यानी कि संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा मिला के हम बात अभी तक कर रहे थे, ठीक है। अलग अलग नहीं देखे, दोनों ही उसमें कंबाइन थे। अब आता है कि राज्यसभा की पर्टिकुलर शक्तियाँ कितनी है और लोकसभा की शक्तियाँ क्या क्या है। अब इनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग राज्यसभा के पावर के बारे में। इसमें क्या है कि ऊपर हमने जो संसद द्वारा दिए जाने वाले कार्यों का पूरा अध्ययन किया, लेकिन क्या होता है द्विसदनात्मक जो विधायिका में दोनों सदनों की शक्तियों में कुछ डिफरेंस होता है। और नीचे जो दोनों सदनों का यहाँ पे चार्ट बना हुआ है उसको देखेंगे कि इन दोनों की शक्तियों में क्या क्या अंतर होता है, और हो सके तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए तो बेटर होगा। यहाँ पे क्या है, लोकसभा की शक्तियाँ हैं और राज्यसभा की शक्तियाँ हैं, ठीक है। लोकसभा की शक्तियों की यदि हम बात करें तो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। तो जो हमारे लोकसभा की शक्ति है वो क्या करती है, एक एक करके आप लिखते चलिए कि संघ सूची, ठीक है। तो जो आपकी संघ सूची होती है, क्योंकि आपको पता है कि 7वीं अनुसूचियों में अनुसूची जो है उसमें 3 सूचियां डिवाइड की गई हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। तो संघ सूची केंद्र के विषय है, राज्य सूची में आपके जो राज्य के विषय आते हैं, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही इसमें कानून बनाने का के अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कानून बना सकते हैं, इसलिए इसमें क्या बताया गया कि जो संघ सूची
और संवर्ती सूची, ठीक है, के विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयकों और असामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। कौन? हमारी लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा की बात करते हैं, ये क्या करती है कि सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। ये पावर होती है किसके पास? आपके राज्यसभा के पास। अब इसके बाद यहाँ पे आता है जो आपका लोकसभा है कि कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। तो ये क्या करती है? जो भी आपके कर प्रस्ताव होते हैं, बजट होता है और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य जो होते हैं, उनको क्या करती है? लोकसभा आपकी स्वीकृति देती है। उसके बाद आता है कि तीसरा यहाँ पे प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो ये क्या करती है? लोकसभा के पास ये सारी पावर है, ठीक है। ध्यान से सारे इसके पॉइंट को समझिएगा। तो ये क्या करती है? प्रश्न पूछकर यानी कि पूरक जो प्रश्न होते हैं उनको पूछकर, प्रस्ताव लाकर या और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को ये क्या करती है? नियंत्रित करती है। उसके बाद आता है कि संविधान में ये संशोधन करती है। देन हम बात करें यहाँ पे तो संविधान में संशोधन करने का पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। अभी राज्यसभा में भी देखते हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसके पास भी ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के मतलब उसमें हाँ नहीं करे और लोकसभा भी पास कर दे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बट हाँ, इसमें भी पावर है और इसमें भी पावर है। उसके बाद आता है कि आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है ये लोकसभा आपकी, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है। ये कौन कर सकती है? आपकी लोकसभा, ठीक है। समिति और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। समिति और आयोगों का काम क्या होता है कि वो अपना रिपोर्ट वगैरह इधर उधर से जो भी जिस काम के लिए उन्हें गठित किया जाता है वो अपना पूरा कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ के जो भी राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, जिनको भी वो रिपोर्ट उनका ये रहता है कि इन्हें सौंपेंगे, तो वो सौंपते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे फिर विचार विमर्श किया जाता है लोकसभा में। तो जो समिति हो गई आपकी, आयोग हो गई, जैसे मैंने परिसीमन आयोग की ही बात की थी, तो वो सिर्फ सलाह ही दे सकते हैं और कुछ उनके हाथ में होता नहीं है। तो यहाँ पे वो लोग सलाह देते हैं कि यहाँ पे ये स्थितियाँ हैं, ऐसा ऐसा करना है, और वो माने या ना माने, फिर क्योंकि उनके आधार पे मानना ही पड़ता है उन्हें। तो ये काम आपके लोकसभा के हुए। अब आता है राज्यसभा की पावर। यहाँ पे क्या होता है कि सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। दिन क्या हुआ कि यहाँ पे संवैधानिक संशोधन को पारित करती है, तो ये भी, इसको भी अधिकार है कि संवैधानिक संशोधन को पारित कर सकती है। प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रित करती है। राज्यसभा के पास भी वही पावर है जो लोकसभा के पास है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लिया जाता है। तो ये जो उपराष्ट्रपति नाम है ये क्या है? एक तो ये संवैधानिक पद है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो लॉजिक है ये है कि जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं उन्हें उनके उपराष्ट्रपति पद का कभी वेतन नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि उनका मतलब क्या है रहने का? तो इसलिए उन्हें रखा जाता है कि कभी मान लीजिए एक्सीडेंटली कुछ हो गया राष्ट्रपति को, तो उनकी जगह पे ये काम कर सके। अदरवाइज इन्हें जो वेतन वगैरह सब कुछ मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। जैसे आपके लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक उसी प्रकार वो राज्यसभा के स्पीकर ही या सभापति माने जाते हैं जो उपराष्ट्रपति के पद पर होते हैं। तो जो राज्यसभा का जब सभापति की बात है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना कि उपराष्ट्रपति अलग है और राज्यसभा का सभापति अलग है। तो राज्यसभा का सभापति वही है जो उपराष्ट्रपति आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसे उपराष्ट्रपति के पद का ना वेतन मिलता, ना भत्ता मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे मिलता किस चीज का है? राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्हें वेतन भत्ता सब कुछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है।
इसमें क्या बताया गया है कि जब भी कभी आप यहाँ पे राष्ट्रपति को हटाने में, तो इनके पास या सर्वोच्च न्यायालय के जो भी जज वगैरह उन्हें हटाने का अधिकार होता है, राज्यसभा को भी बराबर का हकदारी होते हैं। लेकिन इसमें जब भी आपको उपराष्ट्रपति को हटाना होगा तो सिर्फ राज्यसभा में ही आप क्या कर सकते हो, प्रस्ताव डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं। लोकसभा में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपका राज्यसभा में आता है नेक्स्ट कि यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है। ये क्या करती है कि संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है। कौन? राज्यसभा देती है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। अब उसके बाद आता है कि राज्यसभा के विशेष शक्तियाँ, कि उनमें क्या होता है। इसमें बताया गया है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था होती है। इसका उद्देश्य राज्यों के हितों यानी कि शक्तियों का संरक्षण करना है। इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें कि यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय यानी कि जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है को राष्ट्रहित में संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रावधान से राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है, लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने अपने दलों के का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे आपको याद होगा जब मैं संशोधन पढ़ा रही थी तो उसमें कुछ ऐसे संशोधन किए गए थे जो कि क्या था, राज्यों के विषय थे, लेकिन उन्हें क्या किया गया कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे समवर्ती सूची में रखेंगे ताकि क्या हो सके, जिस पे हम भी कानून बना सके। जैसे शिक्षा है वो पहले राज्य का विषय था, ठीक है, लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया कि हम भी कानून बनाएंगे, आप भी कानून बनाओ। समवर्ती सूची पे लाके रख दिया गया है जिसमें पर्टिकुलर राज्य ही कानून बना सकता था, सेंटर का कोई उसमें शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो यदि इसे ऐसा कुछ करना है, ठीक है, लोकसभा को या संसद को कुछ ऐसा करना है, उसे राज्यसभा से अनुमति लेनी ही पड़ेगी। यानी कि राज्य के बारे में वो छेड़छाड़ यदि कर रहा है तो उसे राज्यसभा से अनुमति लिए बिना वो नहीं कर सकता है। सीधी सी बात है कि यहाँ पे जब तक वो राज्यसभा से अनुमति नहीं लेगा तब तक वो नहीं करेगा वहाँ के संबंधों में छेड़छाड़। ये बात आप याद रखिएगा। अब उसके बाद आता है कि लोकसभा की विशेष शक्तियाँ क्या होती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वही उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। मंत्रिपरिषद क्या होती है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्री परिषद होती है वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, पूरी संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और राज्यसभा के प्रति नहीं होती है। राज्यसभा सभी यानी कि जो सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती। राज्यसभा क्या कर सकती है कि सरकार की आलोचना कर सकती है, लेकिन उसे हटाने का पावर राज्यसभा के पास नहीं होता है। और यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कभी आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी राज्यसभा है उसे जनता नहीं चुनती। कौन चुनता है? विधायकों के द्वारा वहाँ के मेंबर चुने होते हैं, इसलिए उनके पास पावर थोड़ा कम होती है। और अतः क्या होता है कि संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियाँ नहीं दी और संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है और इस तर्क के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होती चाहिए। और इसके अतिरिक्त क्या होता है कि सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने तथा उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान होती हैं। तो ये कुछ शक्तियाँ जो इनके उसमें हम कह सकते हैं कि समान होती हैं, लेकिन
लेकिन कुछ शक्तियाँ हैं जो कि समान नहीं होती है, ठीक है। अब आता है हमारा कि संसद कानून कैसे बनाती है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट आप लोग ये जो राज्यसभा है और लोकसभा है, यहाँ पे जो लिखा गया है, तो इससे आपको क्या करना है, नोट कर लेना एज इट इज़, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझे रहेंगे तो अच्छा होगा कि लोकसभा क्या करती है, राज्यसभा के पास क्या पावर है, तो हमें यदि पता होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।